जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशु जूम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर दिशा में लेकर चल रहे होंगे साथियों। साथियों, हमने आपसे वादा किया था यूपीएसआई 2025 की जो भर्ती निकली हुई है, इसमें साथियों हम हर सैटरडे और संडे को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस जो साथियों 2023 ये बिल्कुल नए वाली है साथियों। इसमें साथियों हम टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज लेकर चलाएंगे साथियों। और इसमें साथियों हम लगभग डेली 30-40 क्वेश्चन के आसपास डेली कंप्लीट करा करेंगे साथियों। तो ठीक है साथियों, आइए अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना साथियों। तो आइए साथियों, आज की अपनी इस क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। साथियों, यह एक पब्लिकेशन है, मैं उसके माध्यम से आज साथियों मैं आपके क्वेश्चनों की तैयारी, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा साथियों। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों। भारतीय न्याय संहिता कब अस्तित्व में आई? भारतीय न्याय संहिता कब अस्तित्व में आई? बताइए साथियों। 25 दिसंबर, 1 जुलाई, 1 अप्रैल या फिर 1 सितंबर? साथियों, भारतीय न्याय संहिता ये साथियों 25 दिसंबर 2023 को अस्तित्व में आई थी। लेकिन साथियों लागू कब हुई, ये आपको अगले आने वाले क्वेश्चन में पता लगेगा साथियों। ये अस्तित्व में आई 25 दिसंबर 2023 से। भारतीय न्याय संहिता विधि है कहीं की साथियों? बताइए किस चीज की है? प्रक्रिया विधि है, मौलिक विधि है, या प्रक्रिया व मौलिक दोनों है, या फिर सिविल विधि है? बताओ साथियों। साथियों, जो भारतीय न्याय संहिता है यह एक मौलिक विधि है। मौलिक विधि, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 20 तो है अध्याय, 20 अध्याय और 358 धाराएं हैं साथियों। आपको याद रखना है, ठीक है। 20 अध्याय और 358 धारा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? भारतीय न्याय संहिता में साथियों अभी बताया 20 अध्याय हैं, ऑप्शन बी। दंड के सिद्धांत हैं सुधारात्मक, प्रतिकारात्मक, निरोधात्मक या फिर ये सभी? बताओ मित्रों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, जो हमारी जो बीएनएस है उसके जो दंड के सिद्धांत है वो सुधारात्मक भी है, प्रतिकारात्मक भी है और निरोधात्मक भी है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अपराध से अभिप्राय ऐसे अधिकार के अतिक्रमण से हैं जिनका परिमाप उस अतिक्रमण से संबंधित समाज में फैली हुई दुष्कृत्यों से हो। यह किसके अनुसार है, यानी कि यह कथन किसका है? बताओ साथियों, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन है स्टीफेन का, ठीक है, ऑप्शन बी। अपराध उन अवैधानिक कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है एवं वे क्षम्य नहीं होते, तथा यदि वे क्षम्य होते हुए भी है तो राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार नहीं है। यह कथन किसका है? बताओ मित्रों। साथियों, यह कथन है केनी का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सकोसेट का तात्पर्य क्या होता है साथियों? साथियों ये आपको इंग्लिश में दिया गया है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? बताओ साथियों। इसको कहते हैं हम साथियों तथ्य की भूल क्षम्य है, यानी इग्नोर, ठीक है। तथ्य की भूल क्षम्य है। और साथियों जो यह सिद्धांत है ना, ये साथियों धारा 14 व धारा 17 इनमें है साथियों ये सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन
एक्सकोसेट, इसका तात्पर्य क्या होता है साथियों, बताइए। विधि की भूल क्षम्य है, तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं। विधि की भूल क्षम्य नहीं है। आपको इससे अंदाजा लग गया होगा, नॉन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रियम लिंगुअम नॉन फेसिट, रियम निसी मेंस सिट्रिया, इसका अर्थ क्या होता है। तो साथियों इसका अर्थ क्या होता है बताइए। इसका अर्थ होता है साथियों, कोई व्यक्ति दोषी न होगा जब तक मन दोष ना हो। कोई व्यक्ति दोषी ना होगा जब तक मन दोषी ना हो, यानी कि रियम लिंगुअम नॉन फेसिट, रियम निसी मेंस सिट्रिया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, दुराशय का प्रमुख वाद है। सिराज बनाम डी रूटजेन, आर बनाम प्रिंस, आर बनाम टॉबसन, या फिर ये सभी दुराशय। जी साथियों, दुराशय में साथियों ये तीनों आ जाएंगे, यानी कि ये तीनों जो वाद हैं ये दुराशय से संबंधित है। नेक्स्ट, कठोर दायित्व के अपराधों में क्या होता है साथियों, आशय आवश्यक नहीं होता, आशय आवश्यक है, अपराध अधूरा रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। कठोर दायित्व के अपराधों में साथियों आशय आवश्यक नहीं होता साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 13। दृश्य रतिकता भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है। दृश्य रतिकता बीएनएस की किस धारा में है साथियों, बताइए। धारा 354, 78, 77, या फिर धारा 355। साथियों धारा 77 के तहत है साथियों दृश्य रतिकता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सफल अभियोजन का क्या परिणाम होता है। सफल अभियोजन यानी कि सफल अभियोजन, इसका परिणाम क्या होता है, दोष सिद्धि, दोष मुक्ति, मृत्युदंड, या फिर उन्मोचन। साथियों वो होता है साथियों दोष सिद्धि। ठीक है साथियों, यानी कि कोई भी जो सफल अभियोजन तब तक कहा जाएगा जब तक अभियुक्त को उस अपराध में सजा हो, ये होता है साथियों सफल अभियोजन। ठीक है। निम्न में कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। दुराशय, आपराधिक कृत्य, क्षति, या फिर हेतु। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, ये होता है साथियों हेतु। अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता साथियों ये। और लेकिन अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं मित्रों, दुराशय, मानव कार्य व क्षति, ऐसे ऐसे तत्व साथियों अपराध के आवश्यक तत्व होते हैं साथियों। भारतीय न्याय संहिता प्रवर्त हुई यानी कि कब कब से लागू हुई, ये क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन और 16वें क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, बताइए। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस कब प्रवर्त हुई साथियों, जो अस्तित्व में जो आई है साथियों ये, यानी कि प्रवर्त कब हुई, 1 जुलाई 2024 से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है, किसमें है साथियों बलात्कार, कौन सी धारा में है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धारा 376 की ई। धारा 376 ई भारतीय न्याय संहिता, इसमें है साथियों बलात्कार की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है उसे कोलकाता में पाया जाता है तो वह हत्या के लिए विचारित होगा कहाँ, युगांडा में, कोलकाता में, चेन्नई में, या फिर दिल्ली में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। साथियों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई भारत का नागरिक भारत से बाहर यानी कि भारत से परे कोई अपराध करे तो वहां पर भारत में दंडनीय हो सकेगा जहां उसे पाया जाए। भारत में दंडनीय हो सकते हैं जहां वो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी कोलकाता। भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है, उसे कोलकाता में पाया जाता है। साथियों कोलकाता में पाया गया है तो कोलकाता में ही वह हत्या के लिए विचारित होगा। धारा 4 में वर्णित है क्या, राज्य के भीतर किए गए अपराधों का दंड, दंड दोनों सही है या फिर दोनों गलत है।
धारा 4 में साथियों दंड से संबंधित यह धारा है, धारा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस संहिता की कोई बात इन प्रावधानों को प्रभावित न करेगी। भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों के विद्रोह व अभित्यजन। नौसैनिक, वायुसैनिक, सैनिक के विद्रोह एवं अभित्यजन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि साथियों इस संहिता की कोई बात इन प्रावधानों को प्रभावित न करेगी। बताइए साथियों, दोनों ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। इसमें साथियों होता क्या है, जो बीएनएस की धारा एक से लेकर जो बीएनएस की धारा एक की छठी है, इसके जरिए साथियों अधिनियम की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों या फिर नौसैनिकों आदि इनका विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले अधिनियम के उपबंधों या फिर विशेष या फिर स्थानीय विधि के उपबंधी पर प्रभावी नहीं डालती है साथियों, प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है साथियों ये बात। नेक्स्ट, पुल्लिंगवाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे लागू हैं नर को, नारी को, नर एवं नारी को या फिर किसी को भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नर एवं नारी दोनों को। पुल्लिंगवाचक शब्द जो है साथियों बीएनएस में जो पुल्लिंगवाचक शब्द होते हैं साथियों, वो नर और नारी दोनों पर लागू होते हैं। ठीक है मित्रों, धारा 2 की 10 के तहत। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, नर और नारी दो हो गए ना, तो साथियों ये साथियों धारा 2 की 10 के तहत पुल्लिंगवाचक शब्द बीएनएस में नर और नारी दोनों के लिए लागू किए गए हैं साथियों। हर व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे वो नारी हो या फिर वो नर हो। नेक्स्ट, व्यक्ति में सम्मिलित है कोई कंपनी, कोई व्यक्ति निकाय, कोई संगम या फिर ये सभी। साथियों व्यक्ति से तात्पर्य साथियों वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति निकाय भी हो सकता है या फिर कोई संगम भी हो सकता है। सभी बातें बिल्कुल सही है साथियों। ठीक है मित्रों, धारा 2 की 26 के तहत ये बातें बीएनएस में लिखी गई है साथियों। नेक्स्ट, व्यक्ति शब्द की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 2 की 26, धारा 12, धारा 15 या फिर धारा 2 की 16 में। अभी मैंने आपको बताया साथियों, व्यक्ति शब्द की जो परिभाषा होती है साथियों, ये कहाँ किस धारा में दी गई है? साथियों धारा 2 की जो 26वीं धारा है, धारा 2 की 26, इसमें साथियों व्यक्ति शब्द की परिभाषा दी गई है। और व्यक्ति से तात्पर्य क्या होता है साथियों? कोई संस्था भी हो सकती है, कोई निकाय भी हो सकता है, कोई संगम भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है। ठीक है साथियों, लोक शब्द की परिभाषा दी गई है। लोक शब्द की परिभाषा साथियों किस धारा के अंतर्गत दी गई है? जो साथियों लोक शब्द की परिभाषा है वो धारा 2 की 27 में निहित है साथियों, धारा 2 की 27 में मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 25। लोक में आएगा। लोक का मतलब क्या होता है साथियों? लोक का कोई वर्ग, लोक का कोई समुदाय, लोक का कोई भी वर्ग या समुदाय या फिर कृत्रिम व्यक्ति। साथियों लोक का कोई भी समुदाय या फिर वर्ग, ये लोक की कैटेगरी में आएगा साथियों। वो कैसे साथियों? अभी मैंने आपको बताया धारा 2 की जो 27 है साथियों, उसके तहत साथियों। ठीक है, न्यायाधीश की परिभाषा किस धारा में दी गई है? न्यायाधीश की परिभाषा, तो मित्रों जो न्यायाधीश होता है साथियों, उसकी जो परिभाषा है वो धारा 2 की 16 में दी गई है। ऑप्शन डी मित्रों। नेक्स्ट, न्यायाधीश में आएगा क्या? जो पद रूप से न्यायाधीश है, जो विधि कार्यवाही में भाग लेता है, चाहे सिविल हो अथवा दंडिक, जो अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या फिर ए और बी दोनों। बताइए न्यायाधीश में कौन कौन सम्मिलित है मित्रों? साथियों न्यायाधीश अभी मैंने आपको बताया धारा 2 की 16 में निहित है ये बातें। और साथियों जो इसमें होता है जो साथियों, वो दोनों होता है, पद रूप से न्यायाधीश हो या फिर वो किसी विधि कार्यवाही में भाग लेता हो। ठीक है, इनमें से कौन न्यायाधीश नहीं है? बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 28। सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर, किसी अपराध के संबंध में जिसके लिए जुर्माना या कारावास देने की शक्ति है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण
करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश होता है। किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। इनमें से साथियों कौन न्यायाधीश नहीं होता? बताओ साथियों। जो साथियों हमारा जो ऑप्शन डी है, ये साथियों न्यायाधीश की किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है साथियों। बाकी साथियों ऊपर जो तीनों तीनों जो शब्द दिए गए हैं, तीनों जो वाक्य दिए गए हैं, तीनों जो कूट दिए गए हैं, ये सभी न्यायाधीश कैटेगरी में आते हैं साथियों। नेक्स्ट, धारा 2 की 28 में क्या है? लोक सेवक, न्यायालय, जंगम संपत्ति या फिर बेईमानी पूर्वक। धारा 2 की 28 में साथियों, धारा 2 की 28 में जो होता है साथियों, वो होता है लोक सेवक। ठीक है। तो फिर न्यायालय किस धारे में होता है साथियों? न्यायालय 2 की 16 में न्यायालय होता है साथियों। और जो साथियों बेईमानी पूर्वक होता है, बेईमानी पूर्वक, वो साथियों धारा 2 की 7 में होता है। और जो जंगम संपत्ति होती है, ये धारा 2 की 21 के तहत ये बातें लिखित हुई है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, लोक सेवक नहीं है ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सभा का प्रधान, दिवाला, रिसीवर या फिर न्यायाधीश। बताइए साथियों। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से साथियों कौन लोक सेवक नहीं है? साथियों जो दिवाला रिसीवर होता है साथियों, ये लोक सेवक की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता साथियों, बीएनएस के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन लोक सेवक है? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य, दिवाला रिसीवर, मुख्यमंत्री या फिर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत श्रम आयुक्त के कार्यालय का लिपिक। इनमें से लोक सेवक कौन होता है साथियों? बताइए साथियों। इनमें से जो मुख्यमंत्री होता है वो लोक सेवक होता है। विधानसभा के सदस्य भी लोक सेवक की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते मित्रों। ठीक है साथियों। और साथियों, और ऐसा साथियों धारा 2 की 28, बीएनएस की धारा 2 की 28 के तहत ऐसी बातें लागू होती है साथियों। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो गया। अब 32 की बात है। 32 की अब बारी है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन लोक सेवक है? राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक, मुख्यमंत्री या फिर ये सभी। बताओ साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 साथियों, ये सभी साथियों लोक सेवक की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं मित्रों। ठीक है। जंगम संपत्ति, मैंने अभी आपको बताया था साथियों, जंगम संपत्ति किस में निहित होती है, क्योंकि परिभाषा किस धारा में है साथियों? जो धारा 2 की 21 होती है साथियों, वो जंगम संपत्ति के अंतर्गत निर्दिष्ट है साथियों। ठीक है। और धारा 2 की 21 में तो है जंगम संपत्ति, लेकिन जो धारा 2 की जो 22 है, इसमें आते हैं साथियों लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक। तो बाकी साथियों जो कार्यलोप, सदोष लाभ, ये साथियों धारा 2 की 21 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासनवाद किससे संबंधित है? कपट पूर्वक पर, बेईमानी पूर्वक पर, विश्वास रखने के कारण पर या फिर तीनों पर? साथियों कपट पूर्वक पर, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा मित्रों। कूटकर्ण परिभाषित है धारा 2 की 26 में, धारा 2 की 4 में, धारा 29 में या फिर धारा 2 की 32 में? कूटकर्ण साथियों, कूटकर्ण है साथियों धारा 2 की 4 में। और कूटकर्ण होता क्या है साथियों? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरे के सदृश इस आशय से रचता है कि उस सादृश्य से प्रवचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि एतत् द्वारा प्रवचन की जाएगी, वह करता है क्या? कूटकर्ण, आपराधिक न्यास भंग, यानी कि उसके द्वारा ऐसा साथियों किया गया कार्य क्या होता है? साथियों मैंने आपको बताया ये एक पब्लिकेशन है, पूरे पब्लिकेशन, इसके तहत हम साथियों ये अपनी बीएनएस की टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है मित्रों। बताइए अब क्वेश्चन पर आइए। जो व्यक्ति एक चीज को दूसरे के सादृश्य इस आशय से रचता है कि उस सादृश्य से प्रवचन करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि एतत् द्वारा प्रवचन की जाएगी, वह करता है क्या? कूटकर्ण, आपराधिक न्यास भंग, चोरी या फिर छल? साथियों वह कूटकर्ण की
कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएगा मित्रों। ठीक है, इनमें कौन मूल्यवान प्रतिभूति है? पासपोर्ट, आयकर निर्धारण आदेश, बैंक ड्राफ्ट या फिर ये सभी? साथियों ये जो सभी चीजें होती हैं ये मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आती है। सामान्य आशय का सिद्धांत वर्णित है किसमें? कौन सी धारा में साथियों सामान्य आशय का सिद्धांत निर्दिष्ट है? साथियों धारा 3 की जो 5 है इसमें सामान्य आशय का सिद्धांत वर्णित है मित्रों। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद किस धारा पर है? किस धारा में है? बारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद किस धारा में है साथियों, बताइए। साथियों धारा 3 की जो 5 धारा है साथियों, तीसरी धारा की जो 5वीं धारा है साथियों, ये वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद से संबंधित धारा है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पोस्ट मास्टर वाद के नाम से प्रसिद्ध है क्या? पोस्ट मास्टर, महबूब शाह बनाम सम्राट साथियों, वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, मुरारी पाल बनाम एम्परर, इंदर सिंह बनाम एम्परर, बताओ साथियों। साथियों जो हमने अभी अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया है साथियों, इसी को हम वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पररवाद, इसी को साथियों हम पोस्ट मास्टर भी कह देते हैं, पोस्ट मास्टर वाद साथियों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट, वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर निर्णित किया गया है सर माधवन नायर, सर माधवन नायर, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड समनर या फिर न्यायाधीश के जी बालकृष्णा? साथियों लॉर्ड समनर ये होता है साथियों। वारेंद्र कुमार जो अभी हमने ये पिछले वाला क्वेश्चन किया साथियों, वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर वाद। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, किस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह स्वीकार किया कि चाहे अपराधी बाहर ही खड़ा रहा हो, उसने कुछ भी नहीं किया हो, तो भी सेवाएं देता है यदि केवल खड़े रहते हैं एवं प्रतीक्षा करते हैं? यह साथियों इसमें कौन सा वाद विवाद है, बताइए। साथियों इसमें बताइए कौन सा वाद विवाद है। साथियों इसी को हम कहते हैं साथियों वारेंद्र कुमार घोष एवं बनाम एम्परर। ठीक है, सिंधु नदी का वाद के नाम से कौन सा वाद जाना जाता है? सिंधु नदी का वाद, क्वेश्चन नंबर 43। साथियों जो क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु नदी का जो वाद हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, ये साथियों महबूब शाह बनाम एम्परर। ठीक है, महबूब शाह बनाम एम्परर, महबूब शाह बनाम एम्परर वाद को किसने निर्णित किया, बताइए। सर सर माधवन नायर ने इसको निर्णित किया था मित्रों, ऑप्शन बी। कौन सा वाद समान आशय एवं समान सामान्य आशय में अंतर देता है? राममेरु बनाम राज्य, महबूब शाह बनाम सम्राट, दिलीप सिंह बनाम स्वराज्य, वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर? कौन सा वाद समान आशय एवं सामान्य आशय में अंतर देता है? साथियों आपको ध्यान देने योग्य बात है, समान आशय और सामान्य आशय। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ये है साथियों महबूब शाह बनाम सम्राट, एम्परर। ठीक है, नेक्स्ट, कै ने ख को चीनी यह समझकर खिला दी कि यह संख्या है। कै किसी अपराध का दोषी नहीं है, कै हमला करने का दोषी नहीं है, कै हमला करने का दोषी है, कै हत्या करने के प्रयास का दोषी है? बताओ मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों कै किसी अपराध का दोषी नहीं होता इसके अनुसार। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि साथियों कोई भी कृत्य जो सफल हो जाने पर अपराध नहीं होगा, तब तक वह पूर्ण नहीं होने पर पर्याप्त नहीं है, यानी ठीक है। नेक्स्ट, कै ने अपने आप को ख बताते हुए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त किया और उत्तर पुस्तिकाओं में ख के नाम से हस्ताक्षर किए। इस प्रकार ख कपट का दोषी है, कै जालसाजी का दोषी है, ख छल के लिए दोषी है या फिर कै क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है? बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 47। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ख छल के लिए
दोषी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 48। साथियों साथियों हम 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन और अभी बाकी है। कै को एक पर्स मिलता है जिसमें 50 रुपये हैं और उस पर उसके स्वामी का पता लिखा है। कै पर्स के स्वामी को कोई सूचना नहीं देता है और रुपये अपने पास रख लेता है। कै ने कौन सा अपराध किया? ध्यान देने वाली योग्य बातें साथियों इसमें यह है कि उस पर जो है उसके स्वामी का पता लिखा है। कै पर्स के स्वामी को कोई सूचना नहीं देता, ठीक है। अब बताइए, तो साथियों इसमें कै अपराध है या नहीं है, अपराधी है या नहीं है? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, चोरी, छल, आपराधिक न्यास भंग। बताओ साथियों, इस स्टेटमेंट के जरिए इनमें कौन सा वाक्य आपको, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, बताइए। साथियों संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, इसमें साथियों धारा धारा इसमें साथियों 314, धारा 314 के तहत साथियों किसी भी चल संपत्ति को स्वयं के उपयोग के लिए दुर्विनियोग अपराध दुर्विनियोग ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 1,000 रुपये का नोट उठा लेता है। क्या यह नहीं जानता कि यह नोट किसका है? क्या ने अपराध किया है? चोरी, लूट, अपराध, दुर्विनियोग या फिर कोई अपराध नहीं। क्या के द्वारा साथियों क्या है यहाँ पर जो साथियों क्या है, क्या नहीं जानता कि वह नोट किसका है, अतः अपराध नहीं होगा साथियों, इसमें कोई अपराध नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि साथियों उसे पता ही नहीं है ये 1,000 रुपये का नोट किसका है। आज का लास्ट क्वेश्चन मित्रों, कौन सा तत्व चोरी के अपराध का नहीं है? चल संपत्ति, संपत्ति की कीमत, संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा, संपत्ति का हटाया जाना, यानी कि चल संपत्ति का कौन सा तत्व चोरी के अपराध का नहीं है? बताओ साथियों। साथियों संपत्ति की जो कीमत होती है ये तत्व साथियों चोरी के अपराध का नहीं माना जाता। और ऐसा साथियों क्यों होता है? क्योंकि साथियों जो धारा हमारी जो बीएनएस की धारा 303 है उसमें साथियों चोरी के 5 आवश्यक अवयव है जिनमें संपत्ति की कीमत शामिल नहीं होती साथियों, ठीक है मित्रों। तो साथियों देखो हमने कितनी जल्दी 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अभी साथियों क्लास जो है 28-29 मिनट की हुई है साथियों, ठीक है साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो साथियों आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों बिल्कुल भी मत भूलिएगा साथियों। साथियों ये हमारे साथियों 15 क्लास आएगी कंप्लीट भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की साथियों 15 क्लास आएगी मित्रों ये। और इसकी आज हमने साथियों पहली क्लास कवर कर ली है। हम साथियों धीरे धीरे ही करेंगे साथियों, ज़्यादा लोड नहीं डालते क्योंकि आपको और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं साथियों, ठीक है मित्रों। तो ठीक है साथियों, हर सैटरडे और संडे को हमारी ये बीएनएस क्लास चलेगी मित्रों। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है। राधे राधे, बाय बाय।